स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि जो मृदा संरक्षण जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मृदा अपरदन के पहला वीडियो में हमने मृदा अपरदन के बारे में जाना, बाकी मृदा अपरदन की जो अन्य समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आइए अब हम इन समस्याओं से जो मृदा है उसका ह्रास होने से कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मृदा संरक्षण का जो मुद्दा है वो हमारे पंचवर्षीय योजना काल में भी इसके लिए एक स्पेशल बजट रखा जाता है। हर बार हमारी केंद्र सरकार जो है वो रखती है। अब मृदा संरक्षण के लिए जो उपाय हैं वो हम अपना जो सकते हैं वो है, सबसे पहले तो जो मेन कारण है इंडिया के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग, यानी या जिसे हम कह सकते हैं ओवर ग्रेजिंग, यानी अनियंत्रित पशुचारण, उसको कंट्रोल किया जाए। स्पेशली जो है जो पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पर जो पशुचारण हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, उसको हम कंट्रोल करें, क्योंकि इस ओवर ग्रेजिंग का, पशुचारण का जो कारण जो सॉइल इरोजन होता है वो बेसिकली उसकी जो रेट है वो इस पर्वतीय ढालों पे अधिक होती है। दूसरा जो उपाय हम कर सकते हैं भूमि संरक्षण के लिए वो है वन रोपण, यानी अधिक से अधिक हम वृक्ष लगाएं, अधिक से अधिक वनों का हम विकास करें। देखिए, मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है वृक्षारोपण। वृक्षों की जड़ें मिट्टियों को, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ये वाली बात कि वृक्षों की जो जड़ें हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टियों को बहुत बांध कर रखती हैं, यानी संयुक्त कर देती हैं। इससे नदियों की बाढ़ का वेग भी कम होता है। साथ ही मूसलाधार जब वर्षा होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, उसका भी अधिक प्रभाव भूमि पर नहीं होता। वृक्ष भूमि से जड़ों द्वारा नमी प्राप्त करते हैं और पत्तों द्वारा वायु में पहुंचाते हैं, और ये साथ ही साथ जो वायु है उसमें नमी को भी मेंटेन करके रखते हैं। भूमि में भी जो नमी है, मिट्टी के अंदर भी जो नमी है, उसका अनुपात भी वृक्ष बढ़ाते हैं। साथ ही वायु द्वारा आवरण अपरदन को भी नियंत्रित करते हैं। वनारोपण द्वारा बढ़ते हुए जो थार का मरुस्थल है उसको भी रोका जा सकता है, यानी वृक्षारोपण कम करके हम जो मरुस्थलीकरण की समस्या है, यानी बढ़ते हुआ जो मरुस्थल है उसकी समस्या को भी रोक सकते हैं। अब तीसरा जो उपाय हम कर सकते हैं भूमि संरक्षण के लिए वो है सोपानी या सीढ़ी नुमा कृषि। देखिए, पहाड़ी जो ढाल होते हैं, जो तीव्र ढाल है, वहाँ पर मिट्टी का कटाव हमें पता है कि अधिक होता है। इसलिए इन क्षेत्रों पर अगर हम कृषि कार्य करते हैं तो हमें वो सीढ़ी नुमा जो खेतों को सीढ़ियों नुमा खेतों में परिवर्तित करके वहाँ पे कृषि करनी चाहिए। साथ ही जो मेड़बंदी है वो भी हमें करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो वर्षा का जल है वो रुक रुक कर बहेगा, एक साथ वो तीव्र गति से नहीं बहेगा। चौथा उपाय हम जो अपना सकते हैं वो है वैज्ञानिक कृषि, यानी हमें साइंटिफिक एग्रीकल्चर पे भी स्ट्रेस देना चाहिए। भूमि का प्रयोग जो है उसकी उपयोगिता के अनुसार ही करना चाहिए, यानी हम यूज़ इतना करें कि जो लैंड जिस प्रकार की है उस हिसाब से ही हम उस लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करें। स्पेशली क्या है, हमें क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस अपनाना चाहिए। अगर हम पहले जो वीडियो में चर्चा कर सकते हैं, एक ही प्रकार की फसल कंटिन्यूसली एक खेत से लेंगे तो उसकी जो उर्वर क्षमता है खेत की, उसका ह्रास होगा। तो बेस्ट ये है कि हम क्रॉप रोटेशन या शस्यावर्तन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे शस्यावर्तन की क्रिया को अपनाएं, और साथ ही साथ कुछ टाइम के लिए भूमि को परती भूमि के रूप में खाली भी छोड़ें, ताकि जो फसल हमने एक बार ली है उससे जो फर्टिलिटी का नुकसान हुआ है, तो कुछ दिनों परती खाली छोड़ेंगे भूमि को, तो वापस वो जो फर्टिलिटी है, वो उर्वर क्षमता है भूमि की, वो रिगेन हो जाएगी। पांचवा है स्थानांतरणशील जो कृषि है, यानी शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है, उस पर हम नियंत्रण करें। तो देखिए, देश के जिन भागों में स्पेशली जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उत्तर पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी भारत में अधिक होता है, तो वहाँ पर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रचलित है। तो उन एरियाज़ में इसे
बैन करना चाहिए। और जो वहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, जो स्थानांतरण कृषि का प्रयोग करते हैं, उन्हें जो है दूसरी पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला जो सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है वो है नदियों में जल की मात्रा को सीमित करना। देखो, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों पर बांध या जलाशय बना देने चाहिए, क्योंकि अगर नदी जब बहुत ज़्यादा वाटर हो गया, रेनफॉल के टाइम में बहुत ज़्यादा जल उस नदी के अंदर बहा, तो वो फिर अपने जो फ्लड प्लेन एरियाज है वहाँ पे उस नदी का जल जाएगा, और वो साथ ही जो जल है अपने साथ ऊपरी जो परत है मिट्टी की उसको बहाकर ले जाएगा। तो ऐसे एरियाज़ में क्या करना चाहिए, हमें बांध या जलाशय बना देने चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, और वो एक्सेस वाटर जो लैंड है उसको इरोड नहीं करेगा। और साथ ही साथ क्या है, उस जल को हम जब जो डैम्स और जो बाकी जलाशय बनाकर हम उस जल को स्टोर कर रहे हैं, तो उससे हम सिंचाई के लिए भी, कृषि के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगला जो उपाय है भूमि संरक्षण का, वो है जो हमारे बीहड़ क्षेत्र हैं उसकी भूमि का उद्धार किया जाए, यानी रिक्लेमेशन ऑफ रिवराइन लैंड्स। यानी जो बीहड़ भूमि है उसको दोबारा से हम एक कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर सकें। देखिए, अवनालिका अपर्दन से हमें पता है कि अवनालिका अपर्दन से बीहड़ भूमि बनी है, उसके कारण जो ज़मीन है वो बीहड़ों में कन्वर्ट हुई है। तो ऐसी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बीहड़ भूमि ज़्यादा है, उसका भूमि का उद्धार करना चाहिए, यानी लैंड का रिक्लेमेशन करना चाहिए, सिंचाई का वहाँ पे विकास करना चाहिए, और उन एरियाज़ में भी मिट्टी व जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम अपनाने चाहिए। तो ये जो मेथड्स हैं, 5-6 जो स्टेप्स हैं, हम भूमि के जो मृदा संरक्षण है उसके लिए उपयोग में ले सकते हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ, पशुचारण पर नियंत्रण, स्पेशली कौन से एरियाज़ में, पर्वतीय ढालों में, वनारोपण करना, हर जगह कोशिश ये करनी चाहिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की। दूसरा, जो माउंटेन स्लोप एरियाज़ हैं, जो पर्वतीय ढाल हैं, वहाँ पर जो हमें कृषि का जो खेत हैं वहाँ पर हमें सीढ़ी नुमा कृषि को अपनाना चाहिए। फिर एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें एक साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो करना चाहिए। फिर जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उस पर रोक लगानी चाहिए। फिर उसके बाद जो नदियों का जल है, जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आती हैं, उन एरियाज़ में डैम्स और बाकी जो जलाशय हैं वैसे बनाकर जो नदियों का एक्सेस वाटर है उसको स्टोर करना चाहिए। और जो रिक्लेमेशन करनी चाहिए लैंड की, जो बीहड़ भूमियाँ हैं उनका फिर पुनरुद्धार करना चाहिए, वहाँ पर जो है सिंचाई का विकास करना चाहिए और वृक्षारोपण आदि कार्य करना चाहिए, ताकि जो लैंड है वो वापस से मेंटेन हो, उसके जो सॉइल है वो फर्दर उसका इरोजन नहीं हो, और उसकी जो फर्टिलिटी है धीरे धीरे उस मृदा की जो गुणवत्ता है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। अब हम आज आइए हम नज़र डालते हैं पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उनके अंतर्गत भूमि संरक्षण के किस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाए गए। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास के लिए भूमि संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया, और राज्य व केंद्र सरकार द्वारा मिट्टी व जल संरक्षण यानी सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं वर्तमान समय में भी। इन योजनाओं के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन सी योजनाओं के, मिट्टी व जल संरक्षण वाली जो योजनाएं हैं उनके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो हैं भूमि अपरदन व भूमि ह्रास को रोकना, यानी लैंड इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन को कम्प्लीटली रोकना। फिर मिट्टी को स्वस्थ व उर्वर बनाए रखना, मिट्टी में नमी बनाए रखना। ये 3 मेन जो उद्देश्य हैं लैंड और सॉइल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के, वो ये हैं।
केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर मृदा संरक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए एक केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड स्थापित किया, ताकि ये जो सॉइल कंजर्वेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। विभिन्न योजना कालों में मृदा संरक्षण के लिए हम हर तरह से बजट का प्रावधान रखा गया और काफ़ी व्यय भी इसमें किया गया। केंद्र संचालित जितनी भी योजनाएं हैं मृदा संरक्षण की प्रोग्राम्स हैं, उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं, पहला, बहुउद्देशीय योजनाओं के अंतर्गत निर्मित जलाशयों के तल में सिल्ट निक्षेपण रोकना। यानी जो भी हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं, उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे कि चंबल नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, यानी जो नदियों पे डैम्स हमने बनाए हैं, मल्टीपर्पज़ डैम्स, वहाँ के जो जलाशय हैं, वहाँ पे जो सिल्ट का जमाव है, मृदा का जमाव है, उसको रोकना। पहला जो उद्देश्य है वो ये है। दूसरा जो है वो गंगा के अपवाह क्षेत्र में बाढ़ की रोकथाम। यानी गंगा और वो उसकी जो सहायक नदियाँ जिन जिन क्षेत्रों में बहती हैं, वहाँ पर जो नदियाँ बाढ़ अधिक लाती हैं, वहाँ पर उस बाढ़ की समस्या को रोकथाम करना। बाढ़ की समस्या रुकेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो प्रोविज़न है ये रखा गया उन योजनाओं के अंतर्गत। तीसरा, देश के उत्तर पूर्वी व अन्य भागों में स्थानांतरणशील खेती अपनाने वाली जनजातियों का पुनर्वास करना। यानी वो जनजातियाँ जो स्थानांतरणशील कृषि कर रही हैं, उनका रीसेटलमेंट करना, उन्हें दूसरे कार्यों में लगाना। चौथा, अन्य जो ऐसे साधन हैं जो कि भूमि का जो नुकसान कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उनमें सुधार करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित मिट्टी एवं जल संरक्षण संबंधी उपाय हैं वो अपनाए जा रहे हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेषतः समेकित जल विभाजक प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का अनुप्रयोग किया जा रहा है, यानी उसको यूज़ किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में भूमि संरक्षण के साथ साथ ही क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। अब ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी ऐसे इसके अंतर्गत हम जो मिट्टी है और जल है, इन दोनों का संरक्षण करते हैं। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से जो हम ध्यान देते हैं वो पहला है, बाढ़ग्रस्त नदी जल ग्रहण क्षेत्रों तथा नदी घाटी परियोजनाओं के लगभग 776 जल विभाजकों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं चालू हैं। दूसरा, बहुउद्देशीय योजनाओं के अंतर्गत निर्मित जलाशयों में सिल्ट के जमाव रोकने के कार्य किए जा रहे हैं इसी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा जो है, गंगा का जो अपवाह जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ताकि जो बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर वाटर जो समस्या है, बाढ़ की समस्या है, उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो क्षारीय भूमि है उसके उपचार की भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। स्थानांतरणशील कृषि है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, उड़ीसा, यहाँ पर भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि इस स्थानांतरणशील कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम कंट्रोल कर सकें। फिर अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान जो ऑल इंडिया सॉइल लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने 4 प्रादेशिक और 3 उपकेंद्रों में सर्वेक्षण संबंधी कार्यक्रम चालू किए हैं, ताकि वो लैंड रिसोर्स का कंटिन्यूसली सर्वे कर सके, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको जान सके और उसका सॉल्यूशन के लिए बाकी कार्यक्रम इम्प्लीमेंट कर सके। फिर है विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिमालय जल विभाजक प्रबंध परियोजना,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में जल विभाजक विकास की जो पायलट परियोजना है उनके क्रियान्वयन के लिए जल विभाजक विकास समिति का गठन किया गया। इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वो हिमालय के पारितंत्र का सुधार करना, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको सुधार करना और राज्य के जल विभाजक क्षेत्रों में पर्यावरण तथा उत्पादन में सुधार करना है। साथ ही राष्ट्रीय भूमि उपयोग संरक्षण, नेशनल लैंड यूज कंजर्वेशन बोर्ड देश के भूमि संसाधनों के प्रबंधन तथा विकास में संलग्न है। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया है, तो मुख्य कौन सी हुई? एक तो जलाशयों का निर्माण, साथ में उन जलाशयों में जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, मृदा मिट्टी का जमाव हो रहा है, उसको हटाना, गंगा के अपवाह क्षेत्र में बाढ़ की रोकथाम करना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लोगों को रीसेटलमेंट करना, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाना। और इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत भी हम यही सेम प्रोग्राम जो मेन लक्ष्य हैं उन सब का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना, जिससे कि हमारे सॉइल जो है, जो लैंड है, उसको कंजर्व किया जा सके। धन्यवाद।